दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स दे रहा हूं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स में मैं अब तक आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूं। इनके अलग अलग पार्ट्स मैंने दिए, अलग अलग इनके रूप, एरर्स, जो भी मैक्सिमम रूल्स हो सकते हैं मैंने वीडियोस के माध्यम से दिए हैं। और यदि आप अभी नए मेरे चैनल से जुड़े हैं और आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह की तैयारी करनी है, पढ़ना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के गैलरी में जाकर आपको सभी ये वीडियो विस्तारित रूप से मिल जाएंगे, जिनमें जाकर आप इन सभी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इन तीनों टॉपिक्स का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ बीच बीच में मैं आपको ग्रामर से ही रिलेटेड और भी टॉपिक्स देता हूं, जैसे कि कंफ्यूजिंग वर्ड मैंने आपको दिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपको कल दिया, मैंने आपको प्रोवर्ब्स के टॉपिक्स दिए हैं, वीडियोस दिए हैं। तो कई विषयों पर मैं आपको साथ में लेकर चल रहा हूं। अब जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं इस समय, जिसके मैं वीडियोस लगातार आपको दे रहा हूं ग्रामर में, तो वो टॉपिक है हमारा वर्ब, जिसमें कुल मिलाकर मैं वर्ब के आपको 5 टॉपिक दे चुका हूं। कितने दे चुका हूं? 5 टॉपिक्स। और जैसा कि आप लोग वर्ब टॉपिक लगातार मेरे देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा ये टॉपिक बड़ी आसानी के साथ समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं वर्ब पार्ट 6। जब मैंने पिछला वीडियो आपको वर्ब का दिया था तो उसमें मैंने आपको वर्ब्स की फॉर्म्स बताई थी, जिसमें कि मैंने आपको एक्सुलरी वर्ब के बारे में बताया था, और एक्सुलरी वर्ब के बारे में मैंने प्राइमरी एक्सुलरी और मॉडल एक्सुलरी की बात पर आपका वीडियो समाप्त किया था। तो प्राइमरी एक्सुलरी जो थी, मैंने कहा कि प्राइमरी एक्सुलरी में के लिए ही मुझे एक वीडियो देना पड़ेगा, तो आज मैं पुनः आपके लिए उसी प्राइमरी एक्सुलरी के लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी बी वर्ब की। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भाई, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, टेंस पढ़कर आए हैं, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है हमें वह नहीं हो पाती है। कई बार अधूरे ज्ञान के कारण, कई बार जिस प्रकार से हम लोग पढ़े, हम लोगों ने चीजों को समझने का प्रयास नहीं किया, उस कारण से कई बार ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर हम बी वर्ब की बात करते हैं तो बी वर्ब हमारा, आप ऐसे समझ के चलिए कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कईयों को तो आपको में से ये भी नहीं पता होगा कि बी वर्ब होती क्या है। तो आज मैं आपके लिए बी वर्ब लेकर आया हूं। प्राइमरी एक्सुलरी में आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, और उसके बाद वर्ब में मैं आपको आगे समझाऊंगा मॉडल एक्सुलरी। तो जब हम प्राइमरी एक्सुलरी की बात करते हैं तो प्राइमरी एक्सुलरी में हम बी वर्ब की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपके सामने लिखा है यूज ऑफ बी एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। उस दिन मैंने आपको समझाया था कि जो हमारी प्राइमरी एक्सुलरी है या बी वर्ब जिसको हम कहते हैं, वह हमारी दोनों तरीके से यूज हो जाती हैं। यानी कि ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं और एक्सुलरी वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे बी वर्ब की एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। बी वर्ब की एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, एक साधारण क्रिया के रूप में। क्या कि बी वर्ब साधारण क्रिया के रूप में, और उसके बाद बी वर्ब की चर्चा करेंगे हम लोग एक्सुलरी वर्ब के रूप में, यानी कि सहायक क्रिया के रूप में। ठीक है सर, तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप हिंदी समझिए। बी का अर्थ होता है होना, यानी कि बी शब्द जो होता है, बी वर्ब जो होती है, उसका अर्थ होता है होना। और बी वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। ये बी वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हमारी सबके सब क्या है? बी वर्ब कहलाती हैं। तो फिर से मेरी बात को ध्यान समझिए। बी वर्ब का अर्थ होता है होना, और बी वर्ब के रूप में यूज होती हैं इज, एम, आर, वॉज और वर। क्लियर? अब आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ये ना जानता हो कि साहब एज, एम, आर, वॉज, वर जिसने ना पढ़ा हो, हम सबने पढ़ा है। लेकिन समस्या क्या होती है, अगर हमारे सामने सेंटेंस लिख दिया जाए और हमसे ये पूछा जाए कि इस वाक्य में हमारी जो बी वर्ब है वह ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज हुई है या एक्सुलरी वर्ब के रूप में यूज हुई है, तो आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस बात में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि बी वर्ब जो वाक्य में लिखी है वो प्राइमरी एक्सुलरी के रूप में लिखी है या ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में लिखी है।
लेकिन आज यदि मेरा वीडियो ये लास्ट तक आप देखेंगे तो फिर ये समस्या आपको कभी उत्पन्न नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। तो बी वर्ब का अर्थ होता है होना, एचएमआर गोज वर्ब बी वर्ब कहलाती है। अगली लाइन में लिखी, इनको लिंक वर्ब भी कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा लिंक वर्ब क्या होती है। क्या पूछा जाता है? लिंक वर्ब क्या होती है। तो भैया जो बी वर्ब होती हैं वही आपकी लिंक वर्ब कहलाती हैं, जोड़ने वाली क्रियाएं। लिंक वर्ब को हिंदी में हम क्या कहेंगे? जोड़ने वाली क्रियाएं। तो जो बी वर्ब होती हैं यही वर्ब हमारी क्या कहलाती हैं? लिंक वर्ब्स या जोड़ने वाली क्रियाएं। या दूसरा नाम इनका क्या होता है? वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यानी कि अपूर्ण विधेय वाली क्रियाएं। अपूर्ण विधेय वाली क्रियाएं भी इनको कहा जाता है। तो बी वर्ब, तीन मैंने नाम आपको यहां सजेस्ट कर दिए। एजेएमआर बोस वर्ब क्या है? बी वर्ब है, बी वर्ब है। साथ ही साथ एजेएमआर बोस वर्ब क्या है? लिंक वर्ब है। साथ ही साथ तीसरा बी वर्ब क्या है? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यानी कि अपूर्ण विधेय वाली क्रियाएं भी इन्हें हम कहते हैं। ध्यान समझ में आएगा? कई बार ऐसा पूछा जाता है, बेटा ठीक है तुम इतने पढ़े और नहीं बताओ, टेंशन सब पढ़ा और नहीं पढ़ा है तो नहीं बताओ लिंक वर्ब कौन सी होती है। और ये क्वेश्चन टेट में आते हैं, सुपर टेट में आते हैं। सेंटेंस आपके सामने लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट विच वर्ब इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, और ऑप्शन में लिखा होगा लिंक वर्ब या इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, मेन वर्ब, यानी किसी भी प्रकार से चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये क्या लिखा हुआ है। तो बी वर्ब को हम लिंक वर्ब भी कहते हैं और वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं, अपूर्ण विधेय वाली क्रियाएं। तो एक तो पैराग्राफ मैंने ये समझाया। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। यदि बी वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है, अब आप में से कई लोग तो ऐसे ही इतना भी नहीं जानते होंगे कि बी वर्ब जो है उसका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में भी होता है। हम सबके लिए बी वर्ब क्या है? सहायक क्रिया। एजेएमआर बोस वर्ब का प्रयोग हम लोग किस रूप में जानते हैं? सहायक क्रिया के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं है, बी वर्ब का प्रयोग जो है वो मुख्य क्रिया के रूप में भी होता है, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी होता है। तो बी वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है तो उनका विधेय पक्ष अपूर्ण रहता है, इनका प्रेडिकेशन कैसा रहता है? इनकम्प्लीट रहता है, यानी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होता है, विधेय पक्ष कैसा रहता है? अपूर्ण रहता है। इसलिए उन्हें वाक्य तथा अर्थ को पूरा करने के लिए उनके साथ पूरक की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य, जब बी वर्ब का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में, यानी कि एजेएमआर वॉज वर्ब का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में होता है, तब इनका विधेय पक्ष कैसा रहता है? अपूर्ण रहता है। और इस विधेय पक्ष को पूर्ण करने के लिए इनको एक पूरक की आवश्यकता पड़ती है। क्या की आवश्यकता पड़ती है? पूरक की आवश्यकता पड़ती है। और इस पूरक को हम कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट। पूरक के रूप में क्या यूज होता है? कोई ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है? कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, जो भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ पूरक के रूप में इन क्रियाओं की बात जरूर लिखा होगा। अगर बी वर्ब किस रूप में आएगी? हमारी मुख्य क्रिया के रूप में। बी वर्ब किस रूप में आएगी? मुख्य क्रिया के रूप में। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, राम इज ए गुड बॉय। ठीक, आपके सामने ये सेंटेंस लिख दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए, भाई बता इसमें जो इज आया है वह किस वर्ब के रूप में आया? एक्सुलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सुलरी, लिंक वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब? तो भैया ये किस रूप में आया है? ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। अब आप पूछेंगे सर क्यों ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में क्यों आया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्यों नहीं आया? तो भाई मेरे, इस राम इज के बाद क्या आया है? ए हमारा क्या है? आर्टिकल। ए के बाद क्या आया? गुड। गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव। बॉय हमारा क्या है? नाउन। लेकिन इस वर्ब के बाद कोई सहायक क्रिया तो वो कोई मुख्य क्रिया तो आई नहीं है भाई। एजेएमआर वॉज वर्ब तब सहायक क्रिया होंगी जब इनके बाद कोई मुख्य क्रिया आएगी।
जो कि हमें कौन से टेंस में मिलती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस मिलती है ना। इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, वॉज गोइंग, वर गोइंग। तो गोइंग क्या हो जाती है हमारी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी क्रिया। तो इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ क्या प्रयोग होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने एडजेक्टिव का पार्ट 5 दिया है, उसमें ये समझाया है। फोर्थ फॉर्म किसके साथ यूज होती है? बी वर्ब के साथ। तो जब बी वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म यूज होती है तब बी वर्ब हमारी क्या है? एक्सुलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। लेकिन जब इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कोई मुख्य क्रिया नहीं आई है तो फिर हमारी ये इज, एम, आर, वॉज, वर ही क्या है? मुख्य क्रिया है। क्या है भाई? मुख्य क्रियाएं। क्लियर? दूसरा देखिए, सीमा वॉज ए गुड गर्ल। यहां इज लगाया तो यहां मैंने क्या लगा दिया? वॉज। इसके बाद भी वही है, आर्टिकल है, आपका गुड एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन हो गया, लेकिन मुख्य क्रिया नहीं है। दे वर क्लेवर पीपल। वे कैसे लोग थे? उन्होंने कहा चालाक लोग थे। तो वर लग गया इसमें, लेकिन वर्ब के बाद क्या का प्रयोग हुआ? क्लेवर का। क्लेवर क्या है हमारा? एडजेक्टिव। वर्ब तो नहीं है ना, क्या है? एडजेक्टिव। और पीपल क्या है? आपका नाउन। तो कहने का तात्पर्य बी वर्ब हमारी तब तक एक्सुलरी वर्ब नहीं है, तब तक सहायक क्रिया नहीं है, जब तक इसके बाद किसी मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, तब तक हम बी वर्ब को क्या कहेंगे? मुख्य क्रिया। इसलिए मैंने लिखा बी वर्ब एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। बी का यूज कैसा? एक ऑर्डिनरी क्रिया के रूप में। ठीक। तो अब 2-3 बातें जो इसमें मैंने बताई जरा जल्दी से समझ लीजिए। बी वर्ब का मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज वर्ब। दूसरा क्या है कि बी वर्ब को क्या कहा जाता है? लिंक वर्ब। तीसरा क्या? बी वर्ब जब ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज होती है तो ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को दर्शाती है, अपूर्ण विधेय को दर्शाती है, इसलिए इन्हें अपूर्ण विधेय क्रियाएं भी कहते हैं। अगली बात मैंने आपको बताई कि बी वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है तो इनका विधेय पक्ष अपूर्ण रहता है और इनके अर्थ को पूरा करने के लिए इकाई की आवश्यकता पड़ती है, किसी पूरक की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद मैंने ये आपको एग्जाम्पल समझाए। आई होप अब बी वर्ब आपको समझ में आ गई होगी एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया था तो मैंने समझाया था यूज ऑफ बी वर्ब्स एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। ठीक है ना। अब हम इस ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में जब हमने बी वर्ब का यूज किया तो उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया विस्तार से। अब हम इस बी वर्ब का यूज करते हैं प्राइमरी एक्सुलरी के रूप में। जब बी वर्ब का यूज आप प्राइमरी एक्सुलरी के रूप में करते हैं या सेंटेंस में किया गया होता है तो किस तरीके से आप इसको पहचानेंगे और उस सेंटेंस में आपको क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलेगी जिससे कि आप ये पहचान जाएं कि बी वर्ब इस सेंटेंस में प्राइमरी एक्सुलरी के रूप में यूज हुई है। कैसे? समझिए। जब बी वर्ब्स का यूज दूसरी मुख्य क्रियाओं के साथ मुख्य क्रियाओं के अर्थ को विशेषित करने के लिए या किसी अर्थ को व्यक्त करने में उनकी सहायता करने के लिए किया जाता है तब बी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स का कार्य करती हैं। कहने का तात्पर्य आराम समझिए। जब बी वर्ब्स का यूज किन्हीं दूसरी मुख्य क्रियाओं के अर्थ को विशेषित करने, यानी कि जब कभी भी किसी भी वाक्य में बी वर्ब का यूज दूसरी मुख्य क्रियाओं के अर्थ, तो मैंने कहा जब बी वर्ब का यूज दूसरी मुख्य क्रियाओं के अर्थ को विशेषित करने, यानी कि जो दूसरी मुख्य क्रिया दी गई हो वाक्य में उसके अर्थ को विशेषित करने के लिए किया जाता है या किसी अर्थ को व्यक्त करने में उनकी सहायता करने के लिए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब बी वर्ब का यूज किया जाएगा तो उस सेंटेंस में उस बी वर्ब का यूज होगा क्या? मुख्य क्रिया के अर्थ को विशेषित करना या मुख्य क्रिया जो है उसको व्यक्त करने में, मतलब मुख्य क्रिया के अर्थ को व्यक्त करने में उसकी सहायता करना। ठीक भाई, सहायक क्रियाएं कहलाती है ना। तो सहायक क्रियाएं क्यों कहलाती हैं? तो सहायक क्रिया वो इसीलिए कहलाती हैं कि वे मुख्य क्रिया के अर्थ को व्यक्त करने में सहायता करती हैं। क्या करती हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को व्यक्त करने में सहायता करती हैं, इसलिए इन वर्ब्स को सहायक क्रियाएं भी कहते हैं। साथ ही साथ इनको यानी कि बी वर्ब को जब ये किस रूप में यूज हुई हो? प्राइमरी एक्सुलरी के रूप में,
तब बी वर्ब को एक्सुलरी ऑफ वॉइस भी कहा जाता है। बी वर्ब को क्या कहा जाता है? एक्सुलरी ऑफ वॉइस। जब बी वर्ब का प्रयोग प्राइमरी एक्सुलरी के रूप में हुआ हो तब बी वर्ब को एक्सुलरी ऑफ वॉइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका प्रयोग पैसिव वॉइस को बनाने में किया जाता है। बी वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, बी वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी होता है। मैंने आपको उस दिन समझाया भी था, जो पार्ट 5 दिया था, कि वैसे तो बी वर्ब के साथ जब बी वर्ब सहायक क्रिया के रूप में यूज होती है, प्राइमरी एक्सुलरी के रूप में यूज होती है, तो इसके साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसी एक्सुलरी वर्ब का यूज, मतलब इसी बी वर्ब का यूज एक्सुलरी वर्ब के रूप में होता है पैसिव वॉइस में, तो बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी किया जाता है। हम सबने पढ़ा है ना। तो इसको तब उस स्थिति में क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। और मैं आज आपको एक नया नाम बता रहा हूं, आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि पैसिव वॉइस को क्या कहा जाता है। तो भैया पैसिव वॉइस को कर्म वाक्य कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? कर्म वाक्य। एक्टिव वॉइस तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? कर्म वाक्य भी कहते हैं। जब पैसिव वॉइस की अगर हिंदी अर्थ की बात आपसे कोई पूछे, तो कुल मिलाकर आप ऐसा समझिए कि जब हम बी वर्ब का यूज प्राइमरी एक्सुलरी के रूप में करते हैं तो इनका मुख्य यूज क्या होता है? इनका मुख्य यूज होता है कि जो हमारी मुख्य क्रिया वाक्य में दी गई है उसके अर्थ को व्यक्त करने में सहायता करना, इसीलिए इनको सहायक क्रियाएं भी कहा जाता है। अब भैया मैंने आपको कहा कि इनका बी वर्ब का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है और दूसरा बी वर्ब का यूज एज एन एक्सुलरी वर्ब काय में होता है? कंटिन्यूअस टेंस में। और बी वर्ब एज एन एक्सुलरी वर्ब दूसरा काय में होता है? वॉइस में, यानी कि पैसिव वॉइस में। ठीक है, काय में होता है? पैसिव वॉइस में। अब कंटिन्यूअस में यूज होता है तब इसको हम कैसे पहचानते हैं वो समझिए। कंटिन्यूअस को बेटा प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कैसा कहते हैं? प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस अगर आप पूछ बैठे कोई कंटिन्यूअस का दूसरा नाम क्या है तो आप कहेंगे प्रोग्रेसिव। ठीक है साहब। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा राहुल इज प्लेइंग, तो इसमें मैंने क्या लगाया? इज, और इज के बाद लगाया प्लेइंग। ठीक, राहुल खेल रहा है, तो यहां खेल शब्द है लेकिन खेल क्या है? खेल रहा है। तो इसके अर्थ को व्यक्त करने में सहायता की किसने? इज ने। तो इस सेंटेंस में इज किस रूप में प्रयोग हुआ? हमारा प्राइमरी एक्सुलरी के रूप में। यू आर प्लेइंग, इस वाक्य में मैंने दूसरी बी वर्ब का यूज किया यानी कि आर के बाद क्या लगा दिया? प्लेइंग। प्ले की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्लेइंग हो गया भाई। आई एम ईटिंग, यहां एम का प्रयोग किया और उसके बाद क्या लगा दिया? ईटिंग, यानी कि ईट की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद सीमा वॉज स्लीपिंग, यानी कि वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। बॉयज वर रनिंग, वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कहने का तात्पर्य ये जो मैंने 5 वाक्य लिखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को मिलाकर, इन पांचों वाक्यों में मैंने आपको पांचों बी वर्ब का इस्तेमाल दिखाया और ये किस रूप में यूज हुई? सहायक क्रिया के रूप में। क्लियर? एक्सुलरी वर्ब के रूप में। अब इन्हीं बी वर्ब्स का यूज एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरीज ऑफ वॉइस के रूप में, यानी कि पैसिव वॉइस में। तो देखिए, ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन। अब यहां इज आपकी कौन सी वर्ब है? बी वर्ब, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म मैंने लगा दी? थर्ड फॉर्म। तो इजेमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए या वो इजेमआर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो पूरे चांसेस होते हैं वो सेंटेंस काय का है? पैसिव वॉइस का। ध्यान रखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता कि इजेमआर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो पैसिव वॉइस ही हो। अब आप कहेंगे सर कंफ्यूज कर रहे हैं,
मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। अभी मैं आपको एक स्थिति ऐसी बताऊंगा जब एजेएमआर के साथ वर्ब की थर्ड एजेएमआर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं होगा बल्कि एक्टिव वॉइस का होगा। वो अभी मैं आपको इसके आगे जब लिखूंगा तब मैं समझाऊंगा। ए बुक वॉज रिटन, वॉज आया इसमें, उसके बाद मैंने शब्द क्या लिखा, रिटन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस भी हमारा पैसिव वॉइस का है और ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस पहचानने के लिए जैसा कि मैंने पार्ट 5 में भी आपको दिया था, और आप लोग अगर नहीं समझ में आया है तो पार्ट 5 को ध्यान से देखें मेरे। मैंने आपको समझाया था कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में सबसे बड़ा डिफरेंस जो पहचानने में है वो ये है, एक तो आप बाय के द्वारा पहचान सकते हैं, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दूसरी बात, एक्टिव वॉइस में हमेशा हमारा सब्जेक्ट जो होता है वह कार्य करता है, कर्ता जो है वह कार्य करता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है। ठीक। ए बुक वॉज रिटन, एक किताब लिखी गई। किसने लिखी? एक किताब लिखी गई थी, किसने लिखी नहीं पता ना। ए लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा गया है। मैंने नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा। मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। लेकिन एक पत्र लिखा गया, किसने लिखा भाई, किसने लिखा? क्लियर नहीं है ना। जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपके लिए और लिखूं, राम इज कॉल्ड, सेंटेंस मैंने लिख दिया राम इज कॉल्ड। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकलेगा राम को बुलाया गया। तो इसमें सब्जेक्ट ने किसी को नहीं बुलाया, राम ने नहीं बुलाया भाई, राम को बुलाया गया। तो बुलाने का कार्य राम नहीं कर रहा। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि हमारा एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता। ठीक है साहब। तो ये हो गई आपकी बी वर्ब एज एन प्राइमरी एक्सिलरी। स्क्रीनशॉट लें। अब बी वर्ब का अगला यूज, पहला हमने क्या किया, बी वर्ब का यूज एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। दूसरा मैंने क्या का प्रयोग बताया, बी वर्ब का यूज एज प्राइमरी एक्सिलरी। अब तीसरा है बी वर्ब्स यूज्ड एज एक्सिलरी ऑफ टेंस। एक्सिलरी ऑफ टेंस यानी कि टेंस की सहायक क्रिया के रूप में बी वर्ब्स का इस्तेमाल। आज मैं अब इस पार्ट में आकर, इस वीडियो के, मैं आपको वो नॉलेज दे रहा हूं जो कि मैक्सिमम लोग जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनको नहीं पता होगी। अब मैं आपके सामने ऐसे सेंटेंस लिखूंगा, ठीक, जरा समझिए। बी वर्ब्स का यूज वैकल्पिक रूप से हैव के गतिशीलता या चाल व्यक्त करने वाली इंट्रांसिटिव वर्ब के परफेक्ट टेंस का निर्माण करने के लिए किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य समझिए, हम किसी भी परफेक्ट टेंस को जब पढ़ते हैं तो परफेक्ट टेंस हमारा हैव के बिना नहीं चल सकता। भाई परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, हैव। अब हैव का सिंगुलर क्या होता है, उन्होंने कहा हैज। हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, उन्होंने कहा हैव। तो वो अलग बात है, हैज हैव हैड इतना लंबा नहीं, हम सिर्फ हैव कहते हैं उसको। तो ऐसा कोई भी परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, जिसमें कि हैव का यूज किया जाता है, आप समझ लीजिए अगर गतिशीलता या चाल व्यक्त करने वाली कोई वर्ब उसमें आए, हैव वाले वाक्य में गतिशीलता या चाल व्यक्त करने वाली कोई वर्ब आए और वह वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में यूज हुई हो। किस रूप में यूज हुई हो साहब, इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में वह वर्ब यूज हुई हो, तो आप क्या कर सकते हैं, हैव के स्थान पर बी वर्ब का यूज कर सकते हैं। नहीं पल्ले पड़िए, ठीक। फिर से मेरी बात समझिए, अगर आपका कोई भी टेंस सेंटेंस परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है जिसमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। अब अगर हम
अगर हम, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, जिसमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई हो और हैज हैव के बाद कोई ऐसी क्रिया आई हो जो कि इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में लिखी हो, यानी कि अकर्मक क्रिया जिसमें किसी कर्म की आवश्यकता ना हो, और वह क्रिया गतिशीलता या चाल दर्शाती हो, तो आप हैव का इस्तेमाल ना करते हुए उस सेंटेंस में एजेएमआर वॉज वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। अब एक गतिशीलता और चाल को व्यक्त करने वाली वर्ब्स होती कौन सी हैं? गतिशीलता या चाल को व्यक्त करने वाली वे वर्ब्स कौन सी हैं? पहले हम वर्ब्स की बात कर लेते हैं। अराइव, गो, कम, डिपार्ट, राइज, फॉल, पास, एस्केप, एसेंड, डिसेंड, रिटर्न, एटसेट्रा। ठीक। इनमें से कोई वर्ब लिखी हो, बात समझ में आ गई? हैज या हैव लगा हो या हैड लगा हो, इनमें से कोई वर्ब लिखी हो और वो वर्ब किस रूप में लिखी हो? इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में। ठीक। यानी कि उसमें कर्म की आवश्यकता ना हो, तो आप हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल ना कर उस सेंटेंस में एजेएमआर वॉज वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका सेंटेंस 100% सही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिए, मैं लिखूं दे हैव अराइव्ड, वे पहुंच चुके हैं, वे पहुंच चुके, हैव अराइव्ड। अब इसमें सेंस पूरा हो गया ना, वे पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सेंस सेंटेंस का निकल गया, इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में यूज हुई है, बट ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं, सेंटेंस का सेंस पूरा हो गया। अब अगर हम चाहें तो सेंटेंस को दे आर अराइव्ड भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? इस सेंटेंस को क्या लिख सकते हैं? दे आर अराइव्ड। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट का और ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट का। मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे वीडियोस को बस फॉलो करिए, मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग नॉलेज दूंगा कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अब अगर ये सेंटेंस आपको आज का ये नियम पढ़ने से पहले अगर देखने को मिल जाता तो नेचुरल सी बात और पूछा जाता ये किस प्रकार का वाक्य है, तो आप लगा के आते पैसिव वॉइस, क्योंकि आप देखते एजेएमआर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो आप पैसिव वॉइस लगा देते उसको। जबकि पैसिव वॉइस पहचानने के लिए मैंने क्या बताया आपको? पैसिव वॉइस में कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करता है। वे पहुंच गए तो वे ही तो पहुंचे, स्वयं पहुंचे तो कर्ता ही तो पहुंचा, तो पैसिव वॉइस कैसे हो सकता है? पैसिव वॉइस नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब जैसे कि मैं कहूं, दूसरा एग्जांपल समझिए, मोहन हैज कम, मोहन आ चुका है, कम लिखी, कम वर्ब आई है, लिखा किस रूप में लिखी? इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में लिखी। मोहन आ चुका है, सेंस पूरा हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। मोहन इज कम, तो ये भी हमारा क्या हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब, और यहां क्या लगा हुआ है? इज का प्रयोग हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये भी हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां हमने इज का प्रयोग किस रूप में कर दिया? एक्सिलरी ऑफ टेंस के रूप में। अब इसी प्रकार से अगर हम और आगे बढ़े तो हम जैसे देखेंगे, श्याम हैड गॉन। अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस हमारा काय का हो गया? पास्ट परफेक्ट का। अब वर्ब क्या आई? गॉन। मैंने गो शब्द लिखा है ना, गो वर्ब लिखी, किस रूप में आया? श्याम चला गया। गॉन किस रूप में आया? यहां इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में, क्योंकि बाकी का सेंस हमारा पूरा निकल गया। तो यहां हैड लगा है तो हम बी वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्याम वॉज गॉन, श्याम चला गया, चला गया, तब भी ये सेंटेंस हमारा काय का रहेगा? पास्ट परफेक्ट का।
तो ये जो नियम मैंने आज आपको बताया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है और अच्छी तरीके से इसका यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे प्रायः कंफ्यूज होते हैं। एजेएमआर बॉजर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि आई है तो जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का हो, वो सेंटेंस परफेक्ट का भी हो सकता है। बस आपको इतना पहचानना है, ये वर्ब्स याद रखनी है क्योंकि ये गतिशीलता या चाल दर्शाती हैं। दूसरा आपको ये समझना है कि ये वर्ब्स आई हो परफेक्ट में, लेकिन किस रूप में आई हो? इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में। किस रूप में आई हो? इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में आई हो। तो आप इसमें बी वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं हैज हैव हैड के स्थान पर और आपका सेंटेंस पूर्ण रूप से सही होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बी वर्ब के इस्तेमाल सिखाए। बी वर्ब एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, बी वर्ब एज एन प्राइमरी एक्सुलरी एंड बी वर्ब एज एन एक्सुलरी ऑफ टेंस। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जैसा कि आप करते हैं करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।